5,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। पहली बार हमने 100 मरीजों के ऑपरेशन किए। कह सकता हूँ कि मैं गरीबों का डॉक्टर हूँ। सर उसका एक प्रश्न ये था कि जनता के दिलों से तो आप जीत गए थे, फिर वो हार कहाँ से हुई? थाने में सीओ के यहाँ, एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ, सारी जगह मेरी शिकायत है। कि समाज में एक कहावत है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है, तो क्या इसका इलाज सच में है या फिर अभी भी वो दूर किया जाना बाकी है? Back to our channel, Mr. Himanshu Tiwari, advocate from Allahabad High Court, Lucknow Bench. आज हम लोग जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिन्होंने एक ऐसी शुरुआत करी जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। वो आदमी चाहे जिस स्तर पे हो, चाहे किसी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में जी रहा हो या फिर बिल्कुल लोएस्ट में जी रहा हो, उसको एक प्रेरणा मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगी। वो इनसे कैसे चीजों को सीख सकता है, उन्होंने वो सारी चीजें फेस करते हुए आगे यहाँ तक कैसे आए। तो आज हम लोग मिलेंगे श्री नवल किशोर सर से, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। आगे वेलकम करते हैं सर का। सर प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले हिमांशु तिवारी जी और आपके यूट्यूब चैनल के जितने भी फॉलोअर हैं उन सबको मैं नमस्कार। और मैं खुश हूँ इस बात से कि आप एक एडवोकेट हैं और मैं डॉक्टर हूँ। कहीं ना कहीं दोनों का ही जो प्रोफेशन है वो बराबर का रास्ता है। जहाँ डॉक्टर्स एक पेशेंट को ऑपरेशन करके उसको दवाइयों से उसको जीवन देने का काम करता है, आप लोग माननीय न्यायालय के द्वारा उसको जीवन देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका और हमारा सेम प्रोफेशन कहा जा सकता है। इसके लिए मैं स्पेशली आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। सर आपने ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से किया? अगर हम लोग ओरिजिन मानते हैं किसी चीज की, क्योंकि स्टार्ट करना ही सबसे ज्यादा टफ है, उसके बाद तो एक फ्लो बन जाता है किसी भी चीज का हो। तो आपने स्टार्ट कैसे किया चीजें? आपकी पढ़ाई डॉक्टरली हमने जितना देखा है, जो को सुना है, वो काफी ज्यादा स्ट्रगल वाली रही है। थोड़ा सा प्लीज बताइए। मैं डॉक्टर नवल किशोर साके हूँ और बेसिकली अगर पूछना चाहते हो कि मैंने कहाँ से जर्नी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत तो बचपन से ही बताना चाहूँगा। जी जी। जहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई बचपन, जहाँ मैं पट्टी और खड़िया से मेरी शुरुआत हुई। जिस विद्यालय में मैं पढ़ता था उस विद्यालय में छत भी नहीं थी, छप्पर की छत हुआ करती थी। बरसात में उस छप्पर के नीचे पूरा हम लोग भीग जाया करते थे। ऐसे विद्यालय जिसका नाम है स्वामी अद्वैतानंद जूनियर हाई स्कूल, नीलकंठपुर मैनपुरी, वहाँ से मेरा बचपन शुरुआत हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि बचपन से ही मैंने अपने माँ बाप और साथ में अपने टीचर्स से बचपन में ही हमने कठोर प्रण कर लिया था कि मुझे बड़े विद्यालयों में पढ़ना था, हायर स्टडी के लिए नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ना है। क्योंकि बचपन में मैंने जो टीचर्स ने एक लेक्चर था वो आगे की क्लास में था, लेकिन वो बचपन में कहानी हम लोग को सुनाई कि एक बच्चा था जो बेसिकली बड़े विद्यालय में पढ़ना चाहता था जी। तो जो क्लास टीचर, जो प्रिंसिपल साहब थे, प्रिंसिपल साहब ने उस बच्चे से कहा कि इस कमरे की आप सफाई करके देखो। तो उस बच्चे ने उस कमरे का एक एक कोना, चेयर, टेबल, स्टूल को इस तरह से साफ करने का काम किया कि वो प्रिंसिपल साहब को इतना खुश हुए और उस बच्चे को एडमिशन मिला। तो ये बचपन से हमें जो इंस्पिरेशन मिला कि बड़े से बड़े विद्यालय में पढ़ना है, जहाँ मुझे ये भी नहीं पता था कि डॉक्टर एमबीबीएस कैसे बनते हैं, लेकिन मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ना। और इसकी शुरुआत हमने गांव से की। उसके बाद में मैंने आगरा विश्वविद्यालय, जहाँ के राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय में मैं ग्रेजुएशन, मैंने बीएससी किया। और सही असल की जिंदगी मेरी बीएससी के दौरान शुरुआत हुई। तो वहाँ से हमने संघर्ष देखा और मैं कह सकता हूँ कि वो संघर्ष जीवन भर याद रहेगा। और उस संघर्ष की अगर दास्तान शुरुआत बताएं तो शुरुआत में मैं बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का बेटा हूँ। हमारा एडमिशन तो बीएससी में हो गया। बचपन बीएससी सेकेंड ईयर तक हमें घर से खूब पैसा मिलता था, लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर तक आते आते पैसा घर से मिलना बंद हो गया। वो मिलना बंद क्या हो गया कि घर पर पैसा ही नहीं था। तो लेकिन मैंने प्रण ठान रखा था कि मुझे पढ़ना है। और आगरा में मैंने ये पहचान, आगरा यूनिवर्सिटी में और खासकर राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय में जब मैंने माहौल आगरा यूनिवर्सिटी का देखा तो इतना समझ आ गया था कि हाउ टू बिकम ए डॉक्टर।
बचपन में पता था कि अगर बायोलॉजी लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। तो ये एक परसेप्शन होता है जनरली गांव में कि हाँ। अगर बायो ले रहा है तो डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बनेगा। जी। तो बेसिकली वही शुरुआत, मैं जब आगरा में पहुंचा और मैं शायद मुझे आज भी याद है हरि पर्वत चौराहे पर एक फोटोकॉपी की दुकान हुआ करती थी जी। और हरि पर्वत पर ज्यादातर बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन किया करते हैं। तो वो बच्चों का ये सेट मिला करता था फोटोकॉपी की दुकान पर। टीचर्स पहले एक स्लेट देता था और उस स्लेट का पूरा फोटो जिरोक्स हो जाता था। तो मैं खड़ा था, मैं देख रहा था कि ये तो जूलॉजी का रेस्पिरेटरी सिस्टम का पेपर है। हमने कहा एक सेट मुझे भी दे दो। तो उसने कहा अरे तुम क्या डॉक्टर बनोगे? तो मैंने कहा लिख तो सकता हूँ। तो उन्होंने कहा 10 रुपए का सेट है, हमसे 15 रुपए ले लो। तो वहां से फिर मेरा इंस्पिरेशन जागा और फिर मैंने आगरा विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ में फिर हमने वहाँ कोचिंग किया और कोचिंग के बाद फिर मेरे पास पैसे खत्म हो गए। और जब पैसे खत्म हो गए तो मुझे याद था मैंने बचपन में, मैं उस समय भी मैं अपनी पढ़ाई के साथ में महापुरुषों को पढ़ा करता था। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मैंने कहानी उस समय पढ़ी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब कैलिफोर्निया से पीएचडी कर रहे थे और उनके पास पैसे खत्म हो जाते, उनका बच्चा बीमार था, माता रमाबाई का टेलीग्राम जाता है कि आपका बेटा बीमार है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो कैलिफोर्निया से वापस इंडिया आ जाते, वापस अपने घर आ सके। और मैं कह सकता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय कहा कि मेरे लिए तमाम इंडिया के जो सारे बच्चे हैं वो मेरे अपने बच्चे हैं। और उन्होंने अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखा। तो कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन मुझे आज भी याद है कि राजा मंडी और हरि पर्वत के पास में एक हॉस्टल था, मैं वहां रहता था। और आगरा विश्वविद्यालय की दूरी तकरीबन 7 से 10 किलोमीटर थी। और मुझे आज भी याद है कि मैं 5 रुपए बचाने के लिए 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय किया करता था। और फिर जब बाद में कोचिंग के दौरान मैं उस लेवल तक पहुंच गया था कि मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो सकता है और उस समय पैसे खत्म हो, तो फिर मैंने प्राइवेट जॉब किया। आगरा में प्रकाशन बहुत है, तो जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो प्रकाशन की नौकरी करते हैं। तो मैंने प्राइवेट नौकरी भी किया और उस नौकरी से जो पैसा मिला, 3-4 महीने की नौकरी हुआ करती थी, और उस नौकरी से सारा पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया और उस नौकरी से जो पैसा मेरे पास आया उसको मैं पढ़ाई में फिर आगे कंटिन्यू किया। और मैं तो पढ़ता ही था, मेरा छोटा भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है उसको भी मैं पढ़ाता था। अच्छा। हाँ, तो किसी पैसे से कमा के खुद भी पढ़ना है और भाई को भी पढ़ना है। इसके बाद फिर हमारा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ और एमबीबीएस में एडमिशन के बाद में फिर आपके मैं लखनऊ में शहर, नवाबों के शहर लखनऊ में आ गया। और जहाँ लखनऊ में आ गया तो फिर पूरा किस्मत का पटारा आगे किस्मत का पटारा पूरा खुल गया। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ। जब हमारा एडमिशन एमबीबीएस में हुआ था, मेरा 99 में एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, उसमें एरा मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था। तो मैंने कहा कि 1 साल और तैयारी करेंगे और अगले साल गवर्नमेंट में आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि 2000 में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया और 2001 में एमबीबीएस में फिर हमारा एडमिशन हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि एमबीबीएस के एडमिशन की काउंसलिंग के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, 10,000 रुपया। मुझे आज भी याद है मेरे पिताजी ने 7,000 रुपया वहीं गांव में जो पैसे ब्याज पर खाते हैं उनसे लिया था और 3,000 रुपया हमारे पास था, वो हमारे छोटे भाई ने दिया। ऐसे करके हम लोगों ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। और मुझे आज भी याद है एमबीबीएस में जब सोचो मेरा एडमिशन हो रहा था और डाइस से मेरा नाम पुकारा जा रहा था कि नवल किशोर प्रेजेंट हो। मैंने फॉर्म तो पहले भर दिया था। मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि 10,000 रुपये मैं जमा नहीं कर पा रहा हूँ, अभी 2 लाख रुपया और मुझे मेडिकल कॉलेज में फीस जमा करनी है, कैसे कर पाऊँ, ये कहाँ से आएगा। लेकिन मन में बड़ा
अंदर से कॉन्फिडेंट था और मुझे लग रहा था कि इस बार मैं पैसे भी जमा करूंगा और एमबीबीएस में एडमिशन भी होगा। तो फिर मैं एडमिशन ले लिया फाइनली। जब डाइस से जब पुकारा गया कि नवल किशोर प्रेजेंट हो वरना किसी और का एडमिशन हो जाएगा। जब आप एडमिशन नहीं लेंगे तो किसी और को, दूसरे लोग जो रैंक है उसको बुला लेंगे। तो ऐसे फिर मेरा एडमिशन वहाँ पर हो गया। वहाँ से एडमिशन ले लिया। एडमिशन के बाद में मैं घर पर गया, ट्रेन से घर पहुँचा, कासगंज में सुरपुरा खरीदा। मुझे आज भी याद है, घर पे पहुँच के मैंने किसी को नहीं बताया। अमूमन किसी बच्चे का एडमिशन अगर गांव में अगर हो जाए, गांव में क्या अगर शहर में भी अगर हो जाए तो पूरे मोहल्ले में तो मालूम पड़ जाएगा कि फलाने के लड़के का एडमिशन हो गया है। हाँ, मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि पता नहीं फीस नहीं जमा कर पाए तो लोग हमारी हंसी न उड़ाएं। तो जी बिल्कुल ये क्योंकि इससे पहले हमारा बीबीएससी एंड एस होता है, बैचलर ऑफ बैटरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, मथुरा। क्योंकि आगरा में जो बच्चे पढ़ते थे वो बैटरी का भी फॉर्म भरते थे और एमबीबीएस का भी भरते थे। तो मेरा वहाँ हो गया था, मैंने बता दिया कि हो गया। तो बाद में एडमिशन नहीं लिया तो वहाँ में फलाने का बेटा है वो तो ऐसे ही बोलता रहता है, उनका तो हो जाता। तो मैंने अपने माता जी को मैंने बताया, माँ एमबीबीएस में एडमिशन हो गया तेरे बेटे का, और अपने पिताजी को भी बताया। तो मेरे माता जी और पिताजी को बड़ी प्रसन्नता थी, लेकिन उनकी माथे की लकीरें टेंशन बता रही थी कि वो फीस कैसे जमा करें। तो फीस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि उस समय बैंक की व्यवस्था थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं आज भी इस मौके पर श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं याद करना चाहता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्होंने इस उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि गरीब का, दलित का या किसी भी समाज का अगर कोई भी गरीब का बेटा है और वो एमबीबीएस में आने का काम करेगा तो उसको उस समय प्रदेश की सरकार की एक व्यवस्था थी कि उस बच्चे को एजुकेशन लोन मिलेगा और पढ़ाई के बाद फिर उसको रिटर्न करेंगे। तो श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से उस समय मैं एक बैंक मैनेजर साहब थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के आदरणीय सिसोदिया जी। तो सिसोदिया जी के पास मैं पहुंचा और जिस तरह से मेरा वो जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा जिसको एक बड़े विद्यालय में एडमिशन लेना था और वो एडमिशन के लिए जिस तरह से उसने टेबल की, चेयर की, स्टूल्स की और रूम के वॉल्स की इस तरह से उसने क्लीनिंग किया कि उसका एडमिशन हो गया। तो मुझे भी ऐसा प्रेजेंटेशन मैनेजर साहब के पास देना था कि मेरा लॉन्ग कर दे। तो मुझे आज भी याद है, मैं बाहर मैनेजर साहब के बाहर की टेबल पर बैठा रहा। जब भी वो आते मैं उठ जाता, बैठ जाता। ऐसा सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। फिर मैनेजर साहब की नज़र मेरे ऊपर पड़ी कि ये बालक बैठा हुआ है और आखिर क्या चाहता है, वजह नहीं पता है। वजह पता नहीं है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने 3 या 4 बजे के बाद कहा कि बेटा तुम सुबह से बैठे हो, जब मैं आ जाता हूँ आप खड़े हो जाते हो, अपनी बात को बताओ। मैंने कहा सर आप बिजी थे, बहुत सारे लोग थे, हो सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों में अपनी बात रखता तो मेरी बात न सुनते, तो मैं इंतजार कर रहा था कि आप कब फ्री होंगे। तो उन्होंने अपने कमरे में बुलाया, पहले मुझे बैठाला, अपने पियोन को कहा कि पहले इनको पानी पिलाओ। पहले मुझे उन्होंने पानी पिलाया, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने कहा कि बेटा बताओ। मैंने कहा मैं आपसे कहना चाहता हूँ पहले आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद में मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। मैंने कहा कि मैं गांव का गरीब और साधारण किसान परिवार का और कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ। मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो गया है। प्रदेश सरकार की ये व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए 10 लाख, अब्रॉड जाने के लिए 15 लाख, ऐसी सारी व्यवस्था माननीय श्रद्धेय नेताजी ने उत्तर प्रदेश में कर रखी है। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन अगर आप मेरा ये एजुकेशन लॉन्ग कर देते हो तो आपका दर्जा भगवान से कतई कम नहीं होगा। और मैंने साहब ने मेरा लॉन्ग कर दिया। मैंने साहब ने कहा कि अगले दिन अपने पिताजी को ले गया और उन्होंने कहा कि पेपर फॉर्मेलिटी बाद में होंगी, पहले तुम्हारा लोन होगा। और मुझे खुशी इस बात की है, इस मौके पर मैं आदरणीय सिसोदिया जी को भी
और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी बेसिकली मैं याद करना जिन्होंने चाहूँगा आपका पूरा रास्ता क्लियर कि किया। वहाँ से मेरा एजुकेशन का रास्ता शुरू हो गया जी और फिर मैंने तरक्की की राह पकड़ ली। जी फिर मेरा एडमिशन एरा मेडिकल कॉलेज में लखनऊ में हुआ जी और उसके बाद मैंने ठान लिया था कि अब पीजी में मुझे टॉप करना है। जी और मुझे आज भी याद है कि जो गौतम बुद्ध छात्रावास है, जब हम लोग हजरतगंज में कोई बच्चा ज्यादा मार्क्स ले आता तो हम लोग पार्टी के लिए, स्कूल बच्चों की जो पार्टी हुआ करती है उसके लिए जाया करते थे। तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छा मुझे गौतम बुद्ध छात्रावास लगता था। मैंने कहा यार इस हॉस्टल में भगवान मेरा एडमिशन करा दे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब पीजी का एग्जाम दिया तो उत्तर प्रदेश की पीजी की परीक्षा में मैंने टॉप किया और टॉपर लिस्ट में था। मुझे आज भी याद है, सही जनरल ऑल ओवर कैटेगरी में मेरी 20 या 23 रैंक थी। ओबीसी में मेरा 3rd रैंक था। मेरा किसी भी ब्रांच में एडमिशन हो रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि बचपन में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में सोच लिया था। हमें एक डॉक्टर NN महिंद्रा जी थे, ये जनरल सर्जरी के बहुत अच्छे टीचर्स माने जाते थे। उन्होंने कहा था कि जितना बड़ा जो चीरा लगाएगा उतना बड़ा सर्जन कहलाएगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सर्जरी MS ही करूँगा, क्योंकि पीजी में जो टॉप करता है वो मूल बच्चा रेडियो डायग्नोसिस में जाता है जी। लेकिन चूंकि गांव की पृष्ठभूमि का था, मैं लोगों से जुड़ना चाहता था, इसलिए मैंने MS किया जी। और MS के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मैंने पूरी मेहनत, लगन और शिद्दत से मैंने मेहनत किया। मैं लगातार 72 घंटे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन किया करता था। और वही सिलसिला जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से शुरुआत हुआ जी, वो आज भी चल रहा है। उसके बाद मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में मैंने फेलोशिप किया जी, SRशिप किया। तो एक प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है कि जनरली लोगों के यहाँ सुनने को भी मिलता है कि अगर पैसे रहे होते तो शायद है कि आपकी लाइन भटक सकती थी। क्या ये कहीं सच होता है कि बच्चे को पैसे कम दे करके या फिर कहीं ना कहीं उसका एक मोटिवेशन बनाना होता है, या फिर कम पैसे कहीं ना कहीं उसकी भटकाव भी और कठिनाई भी बढ़ाती है? नहीं ले सकती, इस बात से हम एग्री हैं। बेसिकली हमारे साथ में उस समय जहाँ CPMT हुआ करता था, एक CPMT की कोचिंग किया करता था, मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, तो मैं तो अपनी साइकिल से पढ़ने जाता था कोचिंग जी। ठीक है, हमारे शहर के कुछ, हमारे गांव के जी, बहुत धनाढ़ परिवार के बच्चे थे जी। उस समय स्कूटी पे हीरो पोक हुआ करती थी, उसमें बड़ी अच्छी बाइक थी जी जी। उससे जाया करते थे और बड़ी मोटरसाइकिल और बड़ी गाड़ियों से जाया करते थे जी। उनकी पार्टियों का दौर उस समय चला करता था, तो उनकी पार्टियों का दौर वो वहां से फिर वापस गांव चला गया और मैं वहां से निकला, इधर आ गया, पूरा देश विदेश घूम लिया। ये माँ बाप का कहना सच है कि नहीं, पैसे ज्यादा ना देना अच्छा ही होता है और कहीं ना कहीं हमें एक प्रेरणा देता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकें। नहीं बेशक, इस बात से मैं सहमत हूँ आपकी। सर, ये विचार कैसे आया कि इसको हम अलग करके एक अपना एम्पायर खड़ा करें? हॉस्पिटल आज के टाइम पे आपके पास हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कह सकते हैं 1 से अधिक हैं, और आप चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें देख पाना, क्योंकि आप अकेले पड़ जाते होंगे कि नहीं हम अकेले हैं और अकेले ही आपने सब कुछ खड़ा किया है, तो आपके सहयोगी कौन होते हैं उस टाइम पे, और आप अगर मैनेज करते हैं खुद से तो कैसे करते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से हमने सीखे हैं जी। जब कोई मास किसी एक्सीडेंट हुआ करता था और मास में बहुत सारे पेशेंट आया करते थे जी, मालूम पड़े एक ही कमरे में किसी की सांस चल रही है तो किसी का सांस में बचा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें मैनेज करते थे किस मरीज को कितनी प्रायोरिटी पे सबसे पहले देखना, क्योंकि सभी लोग क्रिटिकल सिचुएशन पे होते थे, किसी की भी एनी टाइम डेथ हो सकती थी, तो उसमें देखा करते थे कौन बच सकता है और किसको क्या जरूरत, सबको थी इलाज की। तो मुझे लगता है कि वही सारा मैनेजमेंट है। एक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक ट्रॉमा सेंटर का एक छोटा सा कमरा है जी, उसको देख लेना जी, कभी जाना मौका मिले तो वैसे जाना वैसे जी। एक छोटा सा मुझे लग रहा है 10 बेड का शायद होगा जी, 10 या 15 का हुआ करता था, पता नहीं जी। और पूरे दिन में हम लोग 500 से 1000 मरीज देखा करते थे। You can't believe? एक मरीज लेटा हुआ है, एक स्टेशन पे है, एक कहाँ है। तो मुझे लग रहा है कि ये मैनेजमेंट हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से सीखा और वही मैनेजमेंट हम लोग आज इसमें चला रहे। वो एक हैबिट बन गई कि नहीं अब तो ये नॉर्मल है मेरे लिए।
सर कहते हैं कि सर्जन जो होते हैं, जो ऑपरेट करते हैं, इतने कह सकते हैं खतरनाक सिचुएशन में देखते हैं बॉडी को, तो क्या वो कहते हैं उनको सपने में भी वैसे ही दिखते हैं, तो क्या इसका होता है कि सोना भी? चलो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता देता हूँ उसके बारे में आज। ये बिल्कुल सही है। जब मैं 24 घंटा ऑपरेशन करता था जी, उस समय मेरी शादी हुई थी जी, और मैं GR2 था। जी, ये बात है 2010 के आसपास। जी, और मेरी एक जूनियर थी, ठीक है, तो वो मेरे साथ काम करती थी। जी, मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी वाइफ के साथ में मैं घर पर गया और अपना लेटा हुआ था एक बेड पे, जी, और मैं उसका अपनी वाइफ का गर्दन पकड़ लेता हूँ जी, और अपनी जूनियर का नाम लेता हूँ जी, कि इक्विपमेंट्स हाँ गर्दन ठीक करो और ये ठीक करो। जी, तो वहां से जो हमारी वाइफ थी उसके दिमाग में गलत परसेप्शन चला गया कि रात में भी ये किसी और लड़की का नाम कैसे ले रहा है। अरे तो कहीं कहीं हमारे और मैडम के बीच में विवाद की शुरुआत हुई सब। अच्छा, तो सर क्या ये झुकाव जो आया पॉलिटिकल का, हाँ। कि कहीं वहीं से तो नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी ही पावर है, डॉक्टर्स में थोड़ी पावर कम फील हो रही है, जो वकील हो आप। वहां से जाने के नाम से डॉक्टर? मुझे पूरा भरोसा है किसी का अगर केस हैंडल करते होंगे आप तो पहुंच जाते होंगे। मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सच है कि हमारे ऊपर बहुत सारे केस लगा दिए। जी, मेरे पर क्रिमिनल केस लगाया जी, कि मैं रात में जाता हूँ और उनके घर पर चढ़ाई करता हूँ जी, और उसमें SGPJ थाने में मेरे ऊपर केस, क्रिमिनल केस पंजीकृत हुआ जी, और बहुत सारे केस लगा दिए गए। जी, डॉरी सिस्टम में जो लगाए जाते हैं जी, आप जानते होंगे। जी, 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 क्रुएल्टी, डॉरी, जितने सेक्शंस हुए हैं आपने उनको टॉर्चर किया, बहुत सारे सेक्शन 7 था और 13B, 13A जी, और 13 भी तो सर बाद में जब बाद कई केस थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उस नाम के याद है। जी, तो इतना सारे जब केस लग गए तो मैंने कहा अब डॉक्टर बन के काम नहीं हो सकता, जी, तो कहीं ना कहीं अब राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा। सर ये चीजें जब शुरू हुई, कंट्रोवर्सी का दौर शुरू हुआ, केसेस आपके ऊपर ला दिए गए और जब आपको ये फील हुआ कि हमको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैडम सांसद हैं और उनके पिताजी मिनिस्टर हैं, उस दौर में एक डर बन जाता है कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ और एक ऑफिस में बैठ रहा हूँ और पॉलिटिकल पावर अगर नहीं रही तो शायद है कि लड़ाई सही से ना हो पाए। तो क्या ये दौर था कि बीजेपी के और कहें कि सपा की तरफ जाने के लिए, तो ये था कि हम अपोजिट पार्टी में ही जाएं क्योंकि यहीं से अपोजिट हो गए हैं? नहीं, आइडियोलॉजी की बात है, मेरी विचारधारा की बात है जी। मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ जी, भगवान बुद्ध में मेरी अपार आस्था है जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मैं दीवाना जी, श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का भी विशेष आशीर्वाद है जी, तो ये सारी चीज मेरी आइडियोलॉजी में है। जी, जहाँ मेरा एडमिशन मैंने बैकवर्ड कोटे से जी, एडमिशन हुआ, जी, मुझे लग रहा है कि श्रद्धेय नेताजी की सरकार अगर शायद न होती तो हम गांव में आज नवल किशोर जी, एक किसान परिवार का बेटा है, हल चला रहा होता, हल से बहुत ज्यादा प्रमोशन हो गया होता जी, तो मैं ट्रैक्टर खरीद लेता। जी, लेकिन आज जो देश और दुनिया का रास्ता जो मैं देख रहा हूँ, जी, तो वो कभी नहीं उसी हो पाता। योजना का लाभ है जो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह जी ने चलाया था और आपको आज उसका फायदा मिला तो था। वही चीज हमें कनेक्ट करके आप सपा की तरफ जाना जी चाहिए। बेशक बेशक, मैं ये सारी आइडियोलॉजी वाली चीजें थी जी, तो इन चीजों ने मुझे ये प्रभावित किया कि हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ जी, मिलना चाहिए और उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए और उनका भी मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए। जी, 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 तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं तो पार्टी की तरफ मुझे डाइवर्ट किया और दूसरा ये भी मुझे क्लियर हो गया जी, कि मैं एज ए डॉक्टर इन लोगों से पार नहीं पा सकता था। जी, लीगली जब फेस करना पड़ा तो मुझे आज भी याद है कि 2015 में सारा जब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर का इंटरव्यू था, जी, तो इंटरव्यू तो हमने दे दिया था लेकिन मैं वो रिजल्ट देखने ही नहीं गया जी, क्योंकि मुझे लग गया था कि अब हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर बन के हमारा काम नहीं चलेगा। जी, ठीक है, तो मैंने फिर पब्लिक का रास्ता अपनाया जी, और उस समय फिर मैंने सबसे पहले अपना फर्रुखाबाद के क्षेत्र को चुना। जी, फर्रुखाबाद में शुरुआत में हमने एक कैंप
फरुखाबाद लोकसभा की अलीगंज विधानसभा में एक कैंप लगाया। एक कैंप में 5000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। पहली बार हमने 100 मरीजों के ऑपरेशन किए। हमने एक रात में 2 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, उसमें पैसे की जरूरत थी। तो वहां से शुरू हुआ और मैं कह सकता हूँ कि मैं गरीबों का डॉक्टर हूँ। आज मैं कैंसर सर्जन हूँ। कैंसर सर्जन में अमूमन क्या है, मजदूर जिसको लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाली ये बीमारी है, गाँव का मजदूर है, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, तो वो तंबाकू तो खाता ही है, सिगरेट पिएगा, थक जाएगा तो शाम को शराब पिएगा, और ये सब करेगा तो उसको कैंसर होगा। और मैं कैंसर का डॉक्टर बन गया। मैंने जो लोग वेस्टर्न यूपी से शुरुआत किया, पहले मुंबई और दिल्ली जाया करते थे, आज ऑपरेशन होना है, 3-3 महीने बाद ऑपरेशन का नंबर आ रहा है, तो उन लोगों के ऑपरेशन निःशुल्क या बेहद कम पैसे पर हमने चालू कर दिया और वो सिलसिला चालू हो गया। आज पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत देश के मरीजों के हम लोग लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर डेली ऑपरेशन करते हैं। अभी भी 3-4 ऑपरेशन लगे हुए हैं जो वेट कर रहे हैं आपके बाद ऑपरेशन करूंगा। तो सर इनमें क्या था कि एक डॉक्टर अचानक से निकल पड़ा कि नहीं मुझे अब पॉलिटिक्स में आना है और पावर फील करनी है, या फिर बेसिकली लोगों से कनेक्ट करके उनका काम करना है? एक पावर फील नहीं करनी है जी, पावर के लिए नहीं, क्यों वो कारण था। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि जो आज का जो दौर है जी, और खासकर भारतीय जनता पार्टी का दौर है जी, इस दौर में एजुकेशन देख लीजिए कितनी महंगी होगी जी। जहां मेरे जैसा गरीब परिवार का बेटा MBBS कर लिया, ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज के दौर में जिस परिवार के पास 1 रुपया भी नहीं है, क्या वो अपने बच्चे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS करा पाए? आज MBBS की फीस 1 साल की 20 लाख कर दी, 5 साल की फीस सोचो कितना, 1 करोड़ रुपया हो। क्या कोई गरीब परिवार का बेटा डॉक्टर बन पाएगा? तब उस पे एक प्रश्न ये था कि जनता के दिलों से तो आप जीत गए थे, के बीच में से न्यूज चैनल से, अलग अलग जगह से, सबके स्टेटमेंट से उन्होंने बताया कि जनता ने आपको तो जिता दिया है, फिर वो हार कहाँ से हुई ये नहीं समझ में आई। हार तो वहाँ के DM साहब, पूरा सबको पता है जी, अखिलेश यादव जी ने बड़े बड़े चैनलों पर बोला है जी कि आखिर कहाँ से फोन आया था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस देश में जो लोग सांसद हुए हैं उनके उतने चर्चे नहीं होंगे, उससे ज्यादा चर्चे डॉक्टर नवल किशोर साके के जी हैं। सर अगर एक डॉक्टर पॉलिटिशियन बन जाता है कंप्लीटली, वो दोनों चीजों को मैनेज कैसे कर सकता है? क्या वो चीजें पॉसिबल हैं कि आप जाके अपने क्षेत्र में काम कर पाएं? और यहाँ पे जिस तरीके से आपने अभी लोगों के दिलों में बनाया है जगह, अभी मैं घुसा हूँ हॉस्पिटल के अंदर आते हुए, क्योंकि लोग आपको सच में, आपको ही जैसे भी जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको भगवान का दर्जा देते हैं कि डॉक्टर साहब भगवान है, आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, या फिर आपने मेरी जो पीड़ा थी, दर्द था, खत्म कर दिया, वो भगवान हो गए। लेकिन पॉलिटिशियन का जो है, आप जानते हैं समाज में ऐसा नहीं होता है, उनको लोग एक तरीके से मानते हैं ये लुटेरे ही हैं जितने ही पॉलिटिशियन होते हैं। तो क्या दोनों की छवि बराबर हो पाएगी या फिर? कोई चीज मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे जी, अगर राजनीति में गलत लोगों की एंट्री हो जाएगी जी, तो गलत लोग अच्छे लोगों पर राज करने का काम करेंगे जी। इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों का जाना जरूरी है जी, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रोफेशन से मैं ताल्लुक रखता हूँ जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने MBBS किया है, MS किया है जी, FICS किया है जी, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से SRCP किया है। हमने छोटी से लेके हर चीज को देखा है, पेशेंट को भी देखा है, पेशेंट के अटेंडेंटों को भी देखा है, क्या मेडिसिन की मरीज को रिक्वायरमेंट है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जी। मुझे लगता है कि अगर आपसे वेल हाईली क्वालिफाइड जी अगर देश के स्वास्थ्य विभाग में पहुंचने का काम करेगा तो वो पूरे देश को आगे ले जाने का काम करेगा जी। तो इसलिए भी पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में जरूरत है जी, ये अहम हो जाएगा। अगर आप वहां बैठेंगे तो आपको पता है इसको लोअर से लेके टॉप पे कैसे लेके जाना है।
वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाएंगे और लोगों से जुड़ पाएंगे। नहीं, वैसे यही चीज ऑस्ट्रेलिया में मैं अभी कुछ दिनों पहले गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में जब मैंने वहाँ का देखा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर बात किया जाए जी, तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये कहना था कि इस प्रोफेशन में यार कुछ पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर लोग है ना देश के लिए डेडिकेटेड हैं जी, अपने लिए डेडिकेटेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये डेडिकेशन देश के लिए होना चाहिए, इस डिपार्टमेंट के लिए होना चाहिए जी, तो देश तरक्की पर आगे तभी बढ़ेगा। इसलिए हम लोग राजनीति में जाने के लिए प्रयास किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहिए जी, कि मैं सांसद का हूँ, अभी तो डॉक्टर से आप डॉक्टर के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। जी। सर, कभी ऐसा हुआ हो कि डॉक्टर के रूप में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई हो जिसमें आपको लीगल फील्ड देखनी पड़ी हो, कि नहीं परेशान होना पड़ा हो, कोई ऐसे आके एलिगेशन लगाए हो? मेडिकल लीगल एक पेशेंट था जिसको एनोरेक्टल जो पॉटी का रास्ता होता है उस जगह कैंसर था जी, और जब एनोरेक्टल कार्सिनोमा होगा जी, तो कैंसर में जिस हिस्से में कैंसर हो गया है वहाँ आपको पूरा निकालना होता है जी, तो हमने उसका पूरा नीचे का रास्ता निकाल दिया जी, उनके घर वालों को भी पहले हमने बड़ा अच्छा सा समझाया जी, कि ये पूरा फिगर लेके मैंने बताया कि हमने कहा टट्टी का निचला रास्ता है जी, इस रास्ते पे कैंसर है जी, इतने रास्ते को हमें निकालना पड़ेगा, जब इतना रास्ता हम निकाल देंगे तो ऊपर का जो सही रास्ता है वो बनेगा, उसको हमें बाहर से निकालना पड़ेगा और मरीज को जिंदगी भर पेट के ऊपर की तरफ से बनाए हुए रास्ते से बैग में पॉटी आएगी, स्टूल पास होगा। कुछ दिनों बाद वो पेशेंट हमारे पास आई, हमने प्रॉपर्ली कंसेंट लेके सब कर लिया, कंसेंट लेटर पे साइन करके सब पूरा समझा दिया था, उसको भी समझा दिया था कि कैंसर की ऐसी बीमारी है कि इसमें जान जा सकती है, अगर ऑपरेशन करा लोगे तो ठीक हो जाओ। वो मरीज ठीक हो गई, जब ठीक हो गई और ठीक होने के बाद हमारे पास कहा कि इस रास्ते को तुम नीचे करो। फिर मैं बताऊं उसने अपने टिकट थाने में सीओ के यहाँ, एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ सारी जगह मेरी शिकायत की, सारी जगह से मेरे पास एक लेटर आया। लेटर आने के बाद फिर मुझे सीओ साहब ने बुलाया, मैंने सीओ साहब को पूरा समझाया कि ये ऑपरेशन है एनोरेक्टलिज्म का, इस ऑपरेशन का नाम एपीआर होता है और एपीआर में जो स्टूल पास करने के लिए परमानेंट रास्ता यहाँ से बनाया जाता है और उनको एक आधो बुक्स की हम सीओ साहब को कहाँ से समझ में? नहीं, उनको समझा दिया था मैंने पूरा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, उसी हिसाब से बहुत वेल एजुकेटेड हो गए। मैं गांव के अनपढ़ आदमी को भी ऐसे समझा देता हूँ जैसे वो खुद ही डॉक्टर बन गया। ठीक, तो उनको समझा दिया। तो ये दिक्कत थोड़ी बहुत तो आती रहती है, लोगों के दिमाग में आता नहीं, मेरे साथ गलत भी हो गया है, लेकिन अच्छे लोगों की सारे लोग मदद करते हैं। मुझे लगता है हम भी कहीं फंसेंगे तो आप भी मेरी मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, जब भी लीगली आप फंसे, वो चीजें जो फैमिली से डिस्प्यूट हुआ या फिर कहें कि पॉलिटिक्स में हुआ, जो लीगल आपने फेस किया, आपको ये नहीं कभी लगा कि नहीं पॉलिटिक्स छोड़े के ज्यादा बेटर डॉक्टर ही हम थे, या फिर लगा नहीं इसमें और अच्छे से काम करने की जरूरत है? नहीं, काम तो कर ही रहा हूँ, मैं बेस्ट काम कर रहा हूँ, अपना बेस्ट हमेशा देता हूँ और राजनीति भी कर रहा हूँ, तो राजनीति के लिए भी जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सकता हूँ। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं मरीजों को छोड़ के राजनीति में नहीं जाता। मालूम पड़े कि मेरा टाइम फिक्स है, बेसिकली मैं किसी इमरजेंसी का कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मेरे सारे पेशेंट जहाँ मैं आज ऑपरेशन, मेरे सारे इलेक्टिव पेशेंट हैं, जहाँ अगर आज ऑपरेशन नहीं होगा तो हम कल या परसों कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसलिए हमने अपने हॉस्पिटल में कोई भी इमरजेंसी सारा सिस्टम नहीं रखा है, क्योंकि इमरजेंसी में 24 आवर रहना पड़ेगा। मेरे सारे मरीज सिलेक्टिव मरीज होते हैं, तो इसलिए मैं 4 दिन यहाँ रहता हूँ, 3 दिन आज भी कायमगंज में रहता हूँ और कायमगंज में 30-35 सर्जरी पर वीक करता हूँ, 10-15 ऑपरेशन यहाँ कर देता हूँ, पर वीक में 50 सर्जरी हम लोग करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे जो मरीज रहते हैं ज्यादातर जितना जिसपे जो होता है वही ले आता है और मरीज खुद डिसाइड करता है कि हमें डॉक्टर साहब को इतना देना। अगर उसने सोच लिया कि हमें इससे ज्यादा नहीं देना, कुछ दिन पहले आप सोच रहे थे, एक मरीज था उस समय टाइप भी हो गया था, ठीक है, तो हम जितना उसने सोच लिया है उतना ही देगा, चाहे उससे कुछ कह रहा हूँ।
तो सर ये चीज़ें होती हैं कि लोग, आप उसके स्पेशलिस्ट हैं, ये इसलिए ज़रूरी है पूछना कि समाज में एक कहावत है कि कैंसर लाइलाज बीमारी है। तो क्या इसका इलाज सच में है या फिर अभी भी वो मिथ दूर किया जाना बाकी है? कैंसर के बारे में चलिए बात हुई है जी। तो बेसिकली बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आप हॉस्पिटल आए, कैंसर सर्जन से आप बात कर रहे हैं जी। तो कैंसर के बारे में डिपेंड करता है कि कैंसर, मोटी बात अगर बताऊं कि कैंसर अगर इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने डायग्नोस कर लिया, जी। सपोज दैट ओरल कैविटी के कैंसर की अगर बात करें, जी। कोई भी जीभ का, बक्कल म्यूकोसा का या दाढ़ के पास में कोई भी जो घाव है, जी। एक प्रॉपर एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी अगर नहीं भरता है, जी। तो मेरी एडवाइस है कि इमीडिएटली उसको एक अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए जी। और साथ में एक सीटी स्कैन और एक एफएनएसी या बायोप्सी जो बेसिक इसकी जांच है उसको करा लेना चाहिए। जी। और अगर डायग्नोज हो जाता है तो इसको एज सुन एज पॉसिबल उसकी सर्जरी करा देना चाहिए। जी। तो सर्जरी के बाद में हम लोग इस कैंसर के मरीज की सारी जो कहानी है वो हिस्टोपैथोलॉजी के आधार पर उसका जीवन तय होता है। जी। अगर हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट्स में उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों आई है जी। और तो इन दोनों को इलाज कराना चाहिए। जी। और कहीं ना कहीं जो कीमो और रेडियो दोनों आती है वो डिसीज एडवांस मानी जाती है। जी। तो यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट टू ए सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर और एक्सपर्ट डॉक्टर, और मेडिकल कॉलेज में जो भी डिपार्टमेंट है जहाँ भी सही डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे हम पेशेंट देखते हैं कि गलत जगह पहुंच जाते हैं और महीनों उनका इलाज चलता रहता है, मिसगाइड कर दिए जाते हैं। हाँ, तो फिर उनका डिसीज का जो प्रोग्रेशन है वो बढ़ जाता है। जी। तो कहीं ना कहीं फिर ऐसे मरीजों की जब बीमारी बढ़ जाती है रिकवर कर तो फिर रिकवर कम होती है। मैंने अपनी लाइफ में आपको दिल साहब थोड़ी सी एक चीज और बताना चाहूंगा जी। कि लोग कहते हैं कि एजुकेशन 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 एजुकेशन, ठीक है जी। मैंने वेल एजुकेटेड लोगों को लोकली एडवांस डिसीज के साथ प्रेजेंटेशन देखा है, और गांव के अनपढ़ और सीधे व्यक्तियों के पास जिनको कोई ज्ञान नहीं है, तो जरा सी भी अगर गांठ हो सीधे आए, डॉक्टर साहब ये गांठ हो गई, ऐसे देखो कोई कैंसर तो नहीं। वेल अवेयर हैं, उनसे ज्यादा जो वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं, गैर पढ़े लिखे लोग हैं, दे आर मच अवेयर। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो वेट करता है कि अपने आप ठीक हो जाएगी, एंटीबायोटिक खा लेंगे, मेडिकल से कर लेंगे, वो कर लेंगे, पहले खुद ही डॉक्टर। तो कहीं कहीं इस चीज में मैं आपको भी बताऊंगा कि जो लोग गैर पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गांव के कम शिक्षित लोग हैं, किसान हैं, वो ज्यादा अवेयर हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति पढ़े लिखे लोगों से। इसलिए मैं पढ़े लिखे लोगों से ये कहना चाहूंगा कि कम से कम ये सीख उन गांव के लोगों से लेने का काम करें। जी। तो आज के टाइम पे जो यूथ है, अगर देखा जाए जो हमारी एज के लोग हैं, उनमें एक कॉमन सी है कि वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप देखिए निकलते ही लाइन में लगे हुए सिगरेट पी रहे हैं। तो क्या उनके लिए कुछ एडवाइस है कि वो बचें या फिर क्योंकि वो छोड़ने से रहे? नहीं, उनके लिए मेरी एडवाइस ये है जी। मैं भी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया गया था जी। और ऑस्ट्रेलिया में ओपेरा हाउस के पास में हार्वर्ड ब्रिज है जी, और उस ब्रिज के नीचे 2 बजे लोग रनिंग कर रहे थे जी। मैंने अपने ड्राइवर से, जो हमारा गाइड था, उससे हमने पूछा कि ये लोग 2 बजे यहाँ पर रनिंग कैसे कर रहे हैं जी। तो उन्होंने कहा कि ये लोग ऑफिस में अभी इनका लंच हुआ है और लंच में 45 मिनट तक रनिंग करेंगे, रनिंग करने के बाद रनिंग और एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद में फिर अपने ऑफिस जाएंगे, फिर से काम करना चाहते हैं। तो मैं इस चीज में बस ये कहना चाहूंगा कि ये चीज हमें ऑस्ट्रेलिया से लेनी चाहिए, जो मैंने देखा वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है वो इंडिया से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल। वहाँ पर 100% लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं। तो मैंने वहाँ सवाल किया था ये बात कि ये मुझे बताओ कि यहाँ पर 100% लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उनको तो अल्कोहलिक लिवर डिसीज होगी। हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब यहाँ पर लोग अपना हेल्थ के प्रति कितना कॉन्शियस है, सुबह भी रनिंग करेगा, दिन में भी रनिंग करेगा जी, और रात शाम को भी अपना एक्सरसाइज पे ध्यान देगा जी। तो मुझे लगता है कि अगर जो कर रहे हैं जी, तो उसके साथ में अगर ये अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दें जी, तो कहीं ना कहीं वो कवर कर लेंगे। अच्छा, अगर जहाँ तक मुझे लगता है जी। और एक एक्सरसाइज, योगा एक ऐसी चीज है जी कि अगर आदमी उसमें लीन हो जाएगा तो
तो वो गंदी चीजों को छोड़ दे, अपने आप से वो चीज एब्सोल्यूट हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। अगर इन केस कोई ऐसा इंटेक कर रहे हैं, कंजप्शन है जिनका रेगुलर, अगर वो 2 से 3 किलोमीटर डेली की रनिंग भी कर ले रहे हैं, तो हमें लगता है उनका रिकवर होकर काम चल सकता है। नहीं, वो रनिंग और एक्सरसाइज एक मेडिटेशन, एक ये ऐसी चीज है जी जिससे आत्मिक संतुष्टि होती है जी। क्योंकि कुछ लोगों का आप मुझे देख नहीं रहे हो, छोड़ सकते, हाँ? उनका बड़ा साथ रहता है। क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, नहीं। वो परेशान थे, तो मैंने जब बताया था मैं सर से मिलने वाला हूँ और वो कैंसर स्पेशलिस्ट है, जब भी उनके अगर टीथ में भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको लगता है कैंसर हो गया, हाँ। क्योंकि वो कंटिन्यू पीते हैं, डर तो बना ही रहता है, लेकिन पीना भी है उनको। उन्होंने कहा एक क्वेश्चन जरूर कर लेना सर से, हम लोग इससे कैसे बचे, क्योंकि छोड़ नहीं सकते। उनके लिए बस मेरी यही है कि आपके व्यक्तिगत अगर मित्र हैं जी, तो उनको एक दिन हमारे ऑपरेशन थिएटर में ले आना जी, और उनको मैं दिखाऊंगा कि एक व्यक्ति जिसने टोबैको च्यूइंग किया, बीड़ी पिया, स्मोकिंग किया, सिगरेट पिया, उसको ये कैंसर हुआ, उसका जबड़ा कैसे निकलता है जी, हम कैसे निकाल रहे हैं, तो हमारा भी जबड़ा कभी निकल सकता है, इसलिए वो छोड़ जाएंगे, इसलिए हमको एक दिन ले आना। जी जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा और बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। बहुत लोगों को उम्मीद है कि आपसे प्रेरणा मिलेगी कि चाहे वो एजुकेशन लाइन में जाना चाह रहे हैं, चाहे खुद वो सक्सेस करके पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फिर लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि वो कैसे अपनी ड्यूटी सर्व कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। बहुत अच्छा लगा मिलकर, थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी हुई, आप अपने व्यस्त समय से हमारे साथ में आए, और फिर से मैं हिमांशु तिवारी जी और स्पेशली इनके जो यूट्यूब का जो चैनल है ADV हिमांशु तिवारी, इसको जरूर आप लोग देखने का काम करें, और सभी जो इनके ऑडियंस हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।